नमस्कार विद्यार्थियों। सभी तृतीय वर्ष कला भूगोल के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर आलोक जैन श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग से स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सभी अगली कक्षा में प्रमोट होकर आ गए हैं और अगली कक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों, जैसा कि पूर्व में भी आपको सूचित किया जा चुका है कि कोरोना महामारी की वजह से समय पर परीक्षाएं न हो पाने की वजह से कक्षाओं को विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अनुकूल समय आने पर आपकी पूर्व कक्षाएं की परीक्षाएं भी ली जाएंगी और आने वाले सत्र में आपके तृतीय वर्ष की भी परीक्षाएं होगी। तो आप ये ना समझें कि आप प्रमोट हो गए हैं और अब आपको सेकेंड ईयर की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, समय पर आप तैयारी करते रहें ताकि आपको एक साथ भिड़ना ना पड़े और साथ ही साथ जो भी प्रायोगिक कार्य दिया गया है वो भी समय पर पूर्ण कर अपने पास ही रखें ताकि समय आने पर आपको सूचित किया जा सके, बुलाया जा सके। छात्रों, कुछ दिनों पूर्व मैंने आपके जो सेकेंड ईयर के ग्रुप बने हुए थे, चूँकि उन्हीं कक्षाओं को प्रमोट किया गया है और 10 जुलाई से क्लासेस शुरू करने के आदेश थे, अतः हमने सभी सेकेंड ईयर के छात्रों को तृतीय वर्ष कला के ग्रुप में परिवर्तित कर दिया है और उन्हीं ग्रुप्स में हम वीडियो, पीडीएफ और असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको पूर्व में तृतीय वर्ष कला के दोनों थ्योरी पेपर्स और प्रैक्टिकल्स का सिलेबस शेयर कर चुका हूँ। उसी कड़ी में प्रथम प्रश्न पत्र भारत के भूगोल का पहला चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल है और इसी विषय के इसी पेपर के फर्स्ट टॉपिक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया, अर्थात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संदर्भ में भारत और उसकी स्थिति क्या है। पहले मैं आपको एक मैप बताना चाहूँगा कि भारत और उसके जो भी दक्षिण एशियाई या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं उन्हें आप समझ सकें, देख सकें ताकि हम उस पर आगे चर्चा करें। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। मैं कुछ नाम लूँगा, मैप आप देखते रहें जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप देखें, पूरा ये बीच में शेडिंग वाला मैप इंडिया का है। इंडिया के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये श्रीलंका, ये सारे हमारे दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में आप इधर पूर्व की तरफ देखेंगे, म्यांमार से लेकर के आप अगर शुरू करते हैं तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, है ना, ये सभी देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो आप मैप से एक बार तो ये समझ लें कि इनकी लोकेशन क्या क्या है। ये दक्षिण एशिया और पूर्व की तरफ जितने भी राष्ट्र हैं वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं और भारत के बिल्कुल दक्षिण में आप हिंद महासागर की स्थिति देख सकते हैं। तो ये तो आप भारत की स्थिति इन विभिन्न देशों के संदर्भ में देख रहे हैं। पर्टिकुलर अगर भारत की बात की जाए तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब हो गया भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ स्थिति। भारत के बीचों बीच आप इस मैप में भी देख सकते हैं कर्क रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ये सामान्य चीज़ें हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक मैप मैं आपके सामने और रख रहा हूँ जिससे आप भारत के बारे में और अधिक अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इस मैप में आप देखेंगे एक दूरियां इसमें दर्शाई गई हैं।
एक तरफ दिखाई दे रहा है 2933 किलोमीटर, ये बिल्कुल सेंटर में। मैं इसको और बड़ा करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप 2933 किलोमीटर। ये दूरी कौन सी है? ये दूरी भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कहलाती। पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भारत की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। दूसरा आप देखेंगे बिल्कुल बीचों बीच ये दिखाई दे रहा है आपको 3214 किलोमीटर, अर्थात कश्मीर में या उत्तर में जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है, जिसे हम इंदिरा कोल कहते हैं, ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये इंदिरा कोल है। और यहाँ से अगर हम दक्षिण में चलते हैं कन्याकुमारी तक, तो ये पूरी भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। साथ ही अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी दर्शाया गया है। ये देखेंगे आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, और साथ ही आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इंडिया का जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। एक चीज़ आप इसमें और देखेंगे कि हमारा जो अंतिम छोर है जिसे आप कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इस इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय मान है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। एक आप देख रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजर रही है। तो कुछ सामान्य बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देशांतरी विस्तार आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर है। तो हम भारत की स्थिति, उसका विस्तार देखते हुए फिर हम अन्य देशों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो ये एक मैप और हो गया भारत का। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया, इसमें हमें ये देखना है कि इन एशियाई राष्ट्रों में मुख्य राष्ट्र कौन से हैं और किस तरह से भारत की स्थिति इनके संदर्भ में भिन्न है या इनके साथ किस तरह का संबंध है, और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की क्या स्थिति है। यदि हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइन आदि देश सम्मिलित हैं, जो अभी मैंने आपको मैप में भी बताए थे। इन देशों के साथ भारत के प्राचीन काल से ही मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा है, संबंध रहे हैं, और इसी मैत्रीपूर्ण संबंधों की वजह से इनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। भारत और इन देशों के मध्य अनेक भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानताएं मिलती हैं। ये भौतिक के बजाय भौगोलिक भी हम कह सकते हैं। भारत की तरह ये सभी राष्ट्र मानसूनी जलवायु वाले देश हैं। ये हमारी समानताएं दर्शा रही हैं। ये सभी देश मानसूनी जलवायु वाले हैं और यहाँ पर चावल की गहन कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ पर घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अब अगर दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की बात करें तो इसमें भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि प्रमुख देश सम्मिलित हैं। दक्षिण में श्रीलंका है जो हमारा निकटतम पड़ोसी देश है, और भारत से वो एक उथले समुद्री भाग जिसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, पाक स्टेट कहते हैं, उससे भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। अगर 1947 से पूर्व की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत के अभिन्न अंग थे, और भारत इन सभी देशों के साथ मिलकर एक उप महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत में जो नदियां बहकर जा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती हो, चाहे बांग्लादेश और बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हो, तो ये नदियां पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी एक जीवन रेखा के रूप में प्रदान करती हैं। इनके द्वारा इन देशों को भी लाभ प्राप्त होता है। सिंधु नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान के उपजाऊ मैदान बनाते हुए अरब सागर में चली जाती है, और गंगा नदी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उससे पहले वह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर एक विशाल डेल्टा का भी निर्माण करती है। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा गया है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित हैं, और ये उपमहाद्वीप
पूरे एशियाई भागों से या शेष एशियाई भागों से हिमालय पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग है और एक सुनिश्चित भौगोलिक आकार या स्वरूप वाला प्रदेश है। प्राचीन समय से ही भारत की एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में पहचान रही है। एशियाई देशों से भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपर्क रहा है और अपनी विशालता और विविधता के कारण एक उपमहाद्वीप के रूप में इसे पहचान प्राप्त हुई है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय की स्थिति इसे शेष एशियाई भागों से भिन्न करती है, अलग करती है। इन सभी एशियाई राष्ट्रों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार के कारण महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। इसका अपना एक विशेष महत्व है। विभिन्न सागरीय मार्गों का संगम हिंद महासागर की स्थिति के कारण भारत में है, अर्थात भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है जहां पर विभिन्न व्यापारिक मार्गों का संगम होता है और इसी वजह से इसे अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने में भी सुविधा प्राप्त हुई। साथ ही प्रशांत महासागरीय मार्ग भी भारत में आकर के मिलते हैं। जलवायु दृष्टि से यहाँ पर उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु दशाएं अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कृषि फसलों में एक विशिष्टता प्राप्त होती है और साल में 2 तरह की फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार भारत की एशियाई राष्ट्रों के संदर्भ में जो महत्व है उन्हें हम कुछ बिंदुओं द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं। भारत की विशाल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है। इन एशियाई राष्ट्रों में किसी की भी जनसंख्या भारत के आधे के बराबर भी नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें भौगोलिक अवस्थिति, तो भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो इसे एक उत्तम स्थान प्रदान करती है। विशेष रूप में उत्तर में हिमालय की स्थिति और दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति इसे एक अपना विशेष महत्व प्रदान करती है। भौगोलिक अवस्थिति के साथ इसका भौगोलिक विस्तार भी काफ़ी अधिक है। वैश्विक रूप में विश्व में 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है और एशियाई राष्ट्रों के संदर्भ में देखा जाए तो सभी एशियाई राष्ट्रों में भारत सबसे आगे है। दक्षिण में महासागरीय स्थिति की वजह से व्यापारिक मार्गों का संगम, उत्तर में हिमालय की स्थिति की वजह से विशेष जलवायु की प्राप्ति, पूरे देश में मानसूनी जलवायु का प्रभाव, उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु की विशेषताएं और इन विशेषताओं की वजह से कृषि से संबंधित विशिष्ट दशाएं भारत को प्राप्त होती हैं। अगर हम एशियाई देशों के संदर्भ में भारत की विवेचना करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों और उनमें होने वाले उत्पादों के लिए एक विस्तृत बाजार है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में भारत के औद्योगिक उत्पादों की प्राप्ति करते हैं। फसलों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत बागाती फसलों में प्रमुखता रखता है। चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल आदि कई विशेष फसलों में इसका विशेष स्थान है। इनके अलावा अगर हम सैन्य दृष्टि से देखें तो इन सभी एशियाई राष्ट्रों में भारत की सैन्य शक्ति सर्वोत्तम है। चाहे वो स्थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वायु सेना, भारत का अपना एक विशेष महत्व है जो इन्हें सभी राष्ट्रों से अग्रणी स्थान प्रदान करता है। जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास आदि सभी क्षेत्रों में भारत इन एशियाई राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी आगे और काफ़ी उत्तम स्थिति में गिना जाता है। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है जिसे हम विभिन्न एशियाई राष्ट्रों के संदर्भ में भारत की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो के बाद
अगला जो हमारा वीडियो और टॉपिक रहेगा वो विविधता में एकता से संबंधित है। इस पर हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।